नमस्कार। आज हम एनल फिस्चुला और उससे जुड़े खान-पान पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास फार्मीजी का एक लेख है जो इस पर काफ़ी जानकारी देता है। तो सबसे पहले एकदम संक्षिप्त में ये एनल फिस्चुला आखिर है क्या? मतलब आम भाषा में कहें तो ये एक छोटी सुरंग जैसी होती है, गुदा के अंदर से बाहर त्वचा तक। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक संक्रमित ग्रंथि से शुरू होती है और त्वचा तक एक आप कह सकते हैं असामान्य रास्ता बना लेती है। अक्सर किसी फोड़े मतलब एब्सिस के बाद ऐसा होता है। अच्छा। और हाँ, जैसा लेख बताता है, इसके लिए डॉक्टर से मिलना और इलाज करवाना तो देखिए ज़रूरी है ही। लेकिन सही खान-पान से जो रोज की तकलीफ है, दर्द है, परेशानी है, उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है। हाँ, मतलब मदद तो मिलती है। बिल्कुल। तो चलिए फिर इसी लेख को देखते हैं कि क्या खाने से आराम मिल सकता है और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। लगता है सबसे ज़्यादा जोर फाइबर और पानी पर दिया गया है इसमें। हाँ, फाइबर इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। लेख कई फाइबर वाली चीज़ों की सिफारिश करता है, जैसे अनाज में दलिया है, क्विनोआ है, ब्राउन राइस, रागी, ओट्स, ये सब चीज़ें। ये पाचन में मदद करते हैं और मल त्याग को आप जानते हैं आसान बनाते हैं। और दालें भी हैं शायद। हाँ हाँ, दालें भी, राजमा, मूंग दाल, छोले, मसूर दाल, ये सब। इनमें प्रोटीन तो है ही, फाइबर भी खूब होता है, पेट साफ रखने में मदद करते हैं। हरी सब्जियां, पालक वगैरह। जी, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, केल, पत्ता गोभी, इनमें फाइबर के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स भी होते हैं। और फल जैसे सेब। हाँ, ताज़े फल, सेब है, एवोकाडो है, केले हैं। इनमें फाइबर अच्छा होता है और इनसे सूजन या दर्द बढ़ने की संभावना कम रहती है। आपने ब्राउन राइस का जिक्र किया था, लेख में उसे अलग से क्यों बताया गया है? कुछ खास? हाँ, लेख के अनुसार ब्राउन राइस का जो बाहरी छिलका होता है ना, बिना पॉलिश वाला, वो कब्ज कम करने में काफी मददगार माना जाता है। अच्छा। इसी तरह नारियल का भी जिक्र है, उसमें फाइबर तो है ही, साथ में कुछ खास किस्म के फैटी एसिड्स भी होते हैं, मीडियम चेन वाले, जो पाचन के लिए अच्छे हैं। ओके। और डेयरी उत्पाद या मछली? डेयरी में स्किम्ड मिल्क मतलब कम फैट वाला दूध और दही लेने को कहा गया है। दही तो खास तौर पे, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। हाँ, वो अच्छे बैक्टीरिया। बिल्कुल, वो आंतों के लिए फायदेमंद है। और मछली में कुछ समुद्री मछलियाँ जैसे साल्मन, मैक्रल, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 वो कैसे मदद करते हैं? वो एक तरह के हेल्दी फैट्स हैं और माना जाता है कि ये पाचन तंत्र को चिकनाई देने या ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। तो मतलब मूल बात ये हुई कि फाइबर मल को नरम और भारी बनाता है, जिससे जोर कम लगता है। और ये ओमेगा 3 और प्रोबायोटिक्स ये पाचन को ओवरऑल बेहतर बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही। ठीक है, ये तो हुई वो चीजें जो खानी चाहिए, पर यकीनन कुछ ऐसी भी होंगी जिनसे बचना है। हाँ, बिल्कुल। लेख में उन चीज़ों की भी लिस्ट है जिनसे परहेज करना बेहतर है, क्योंकि वो या तो अपच कर सकती हैं, या कब्ज बढ़ा सकती हैं, या फिर जलन पैदा कर सकती हैं। जैसे कि जैसे हाई फैट डेयरी उत्पाद, हाँ। क्रीम है, चीज़ है, इनको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। फिर फास्ट फूड और मैदे से बनी चीज़ें, इनमें पोषण कम होता है और पचाने में भी भारी। और मसालेदार खाना तो होगा ही इस लिस्ट में। हाँ, बिल्कुल। मसालेदार भोजन पेट में जलन पैदा कर सकता है। तला हुआ भोजन भी, उसमें भी पोषण तो कुछ खास होता नहीं और पचाना भी मुश्किल। और नमक, ज्यादा नमक वाली चीजें। हाँ, उनसे सूजन बढ़ सकती है। रेड मीट भी पचाने में मुश्किल होता है और उसमें फाइबर भी कम होता है। और पीने में शराब। शराब बिल्कुल नहीं, वो शरीर में पानी की कमी करती है, डिहाइड्रेशन। उससे मल त्याग और मुश्किल हो सकता है। कैफीन वाली चीजें जैसे चाय, कॉफी। हाँ, कैफीन युक्त पेय जैसे ब्लैक कॉफी या बहुत ज्यादा दूध वाली चाय, इनसे भी बचने को कहा गया है, कम से कम जब तक लक्षण कम ना हो जाएं। और ये पैकेट वाले चिप्स वगैरह। हाँ, पैकेज फूड्स, चिप्स, फ्रोजन फूड्स, इनमें भी पोषण कम होता है, इनसे भी बचना अच्छा है। तो मतलब सीधी सी बात है, ऐसी कोई भी चीज जो पाचन पर बोझ डाले या जलन पैदा करे, उससे बचना है। बिल्कुल सही। लेख में कोई आसान रेसिपी का उदाहरण भी दिया है क्या? कुछ झटपट बनने वाला? हाँ, कुछ बहुत ही सरल घरेलू नुस्खे या रेसिपीज बताई हैं, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, या बस उबली हुई सब्जियां। एक उदाहरण दाल टमाटर सलाद का भी है। अच्छा, कैसे? बस कटे हुए चेरी टमाटर, खीरा और उबली हुई दाल मिला लें, ऊपर से थोड़ा नींबू का रस, चाट मसाला और काली मिर्च डाल दी। अरे वाह, ये तो काफी आसान और हेल्दी लग रहा है। हाँ, आसान भी और पौष्टिक भी।
तो इस सारी बातचीत का निचोड़ सार यही लगता है कि एनल फिस्चुला को मैनेज करने में डाइट मतलब खानपान एक सहायक भूमिका निभा सकता है। फाइबर और तरल पदार्थ बढ़ाना और जलन पैदा करने वाली चीज़ों से बचना ये फायदेमंद हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी बातें हमने की, ये इस लेख पर आधारित सामान्य सुझाव हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी सलाह उनके अपने डॉक्टर ही दे सकते हैं। डॉक्टर उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी सेहत की स्थिति, फिस्टुला कितना गंभीर है, ये सब देखकर ही सही सलाह देंगे। हाँ, ये बात तो सही है। और ये कोई हल्की बात नहीं है। लेख में ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर फिस्टुला का ठीक से इलाज न किया जाए तो गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सेप्सिस। सेप्सिस? वो क्या होता है? सेप्सिस मतलब जब शरीर किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है। ये जानलेवा भी हो सकता है। आहो, तो डॉक्टर की सलाह सबसे ज़रूरी है। जी हाँ, सबसे ज़रूरी। ठीक है, और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये लेख तो मुख्य रूप से फाइबर पर फोकस कर रहा था, लेकिन क्या पाचन स्वास्थ्य के दूसरे पहलू भी हैं, जैसे हमारा तनाव का स्तर या हमारी आंतों में जो लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं उनका संतुलन, जिनका जिक्र इस लेख में शायद उतना नहीं है? क्या ये चीजें भी खानपान के साथ मिलकर ऐसी स्थितियों को मैनेज करने में कोई भूमिका निभा सकती हैं? इस पर शायद आगे और खोजबीन की जा सकती है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। आंत का स्वास्थ्य और तनाव का प्रबंधन, ये दोनों ही आजकल बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं समग्र स्वास्थ्य के लिए।